स्टेटहुड के मुद्दे को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली तक लेकर जा रही है और जंतर मंतर पर 21 जुलाई को एक धरना देंगे और पूरे देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। मगर स्टेटहुड मिलना है जम्मू कश्मीर को और यहां की राजनीतिक पार्टियां अगर एक साथ होकर केंद्र सरकार को अप्रोच करें तो शायद वो भी गलत नहीं होगा। मगर बड़ी कंट्रोवर्सी अब खड़ी हो गई है इस बात से और बीजेपी ने सवाल उठाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। वो सवाल जायज भी है कि आखिर जो 52 लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन नेताओं को धरना स्थल पर इनवाइट किया जा रहा है, उसमें कश्मीर के अलगाववादी नेता मौलवी उमर फारूक का नाम भी है। चाहे उमर फारूक एक मॉडरेट अलगाववादी नेता थे, मगर थे तो वो कश्मीर के अलगाववादी नेता। जब कश्मीर में हड़तालों के लिए कैलेंडर जारी होता था, जब कश्मीर में अलग जम्मू कश्मीर करने की बात होती थी, तो मौलवी उमर फारूक भी उसका हिस्सा होते थे। तो आखिर ये कैसा आंदोलन है जो है तो स्टेटहुड के लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मगर अलगाववादियों को साथ रख के। कुल 52 लोगों की जो लिस्ट है उसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा का नाम भी है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जहां अलगाववादी होंगे वहां जाने का हमारा तो सवाल ही नहीं उठता। और आज की चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ पवन शर्मा जी हैं। पवन जी, एक तो आपने लिस्ट बनाई, पूरे देश के नेताओं को आपने उसमें शामिल कर लिया। उनमें से शायद कईयों को तो यह भी पता नहीं होगा कि स्टेटहुड का कारण क्या है नहीं मिलने का। और फिर आप जब जम्मू कश्मीर के नेताओं को बीच में डाल रहे हैं तो चलिए माना आपने कांग्रेस को डाला, बाकी नेताओं को डाला, मगर अलगाववादी नेता का नाम भी बीच में डाल दिया। तो आपने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि आप उन लोगों को साथ लेकर दिल्ली में बैठेंगे जो पहले ही जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करते थे। देखिए, जिस तरह से एक पार्टी हाल ही में एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनी थी जिसका नाम काकरोच पार्टी था, है ना, काकरोच जनता पार्टी। वहां उसके अंदर भी एक एक करके वही लोग आना शुरू हो गए जो पहले दागी थे, जिन पर देश को तोड़ने की बातों का वो था, उनके ऊपर आरोप था। वो लोग जो बिल्कुल बीजेपी के, जहां आरएसएस के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे थे। तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में है, उनके मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि हमें स्टेटहुड चाहिए, केंद्र सरकार ने कहा था हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने यह कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। लेकिन अब आप उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आपने एक अच्छी पहल की कि आप सभी पार्टियों को इनवाइट करेंगे, लेकिन आपने उनके बीच में एक अलगाववादी को भी इनवाइट कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी। और सुनील शर्मा ने क्लियर कर दिया कि हम उस मंच को शेयर नहीं कर सकते जहां पर अलगाववादी नेता बैठे हों, और खास करके जब बात जम्मू कश्मीर की हो, स्टेटहुड की हो, और स्टेटहुड को लेकर हम उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। और मुझे लगता है कि फारूक साहब ने जल्दी जल्दी में लिस्ट बनाई है, बहुत से बड़े लोगों के नाम है, आपके पास लिस्ट है, एक बार हम थोड़ा लिस्ट भी आप लोगों को बता दो तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, जैसे ही आज सुबह सूची सामने आई जिसमें 52 नेताओं के नाम थे, उसमें 46वें नंबर पर नाम है डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, मीर वाइज ए कश्मीर, मुत्ताहिदा मजलिस ए उलमा, उनकी पार्टी जो वैसे भी अलगाववादी पार्टी मानी जाती थी। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने तुरंत रिएक्ट किया है। जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कर दिया कि चाहे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी को भी इनवाइट आएगा, मगर क्या सत शर्मा उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहां पर पहले ही अलगाववादी नेता है। तो अगर हम पवन जी मोटे तौर पे देखें, जो 52 लोगों की सूची है, सबसे पहला नाम है श्रीमती सोनिया गांधी, चेयरपर्सन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, और उसके बाद दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का, तीसरा राहुल गांधी का, चौथा एमके स्टैलिन का जो प्रेसिडेंट है डीएमके के, उसके बाद ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, गुलाम नबी आजाद, उनको भी बुलाया गया है, और उसके बाद सी जोसेफ विजय जो इस समय चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, और साथ में टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, सैयद सादिक अली साहेब थंगल, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनको भी बुलाया गया है, मनोज भट्टाचार्य, पीजे जोसेफ, बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, कपिल सिब्बल, मायावती, उसके अलावा नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, असदुद्दीन ओवैसी, सुखबीर बादल,
के अलावा जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं उनकी बात करें तो महबूबा मुफ्ती, सतपाल शर्मा बीजेपी से, मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, साजिद गनी लोन, तारिक हमीद करा, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अब्दुल रशीद शेख। इंजीनियर अब्दुल रशीद को भी इनवाइट दिया गया है, अब उन्हें जेल से छुट्टी मिलती है इसके लिए नहीं, ये बात अलग है। हकीम यासीन, हर्षदेव सिंह, मौलवी उमर फारूक, शब्बीर अहमद कुल्ले एमएलए इंडिपेंडेंट, मोहम्मद इकबाल खान एमएलए इंडिपेंडेंट, चौधरी मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह बनी वाले इंडिपेंडेंट है, प्यारेलाल शर्मा जो किश्तवाड़ से आते हैं, इंद्रवाल से एमएलए, और आखिर में मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर। खैर उनसे किसी को दिक्कत नहीं है, वो रिलीजियस लीडर है, क्लैरिक है, आप उनको बुला रहे हैं। मगर फिर एक दिक्कत तो इसमें और आ रही है कि आप ग्रैंड मुफ्ती को तो बुला रहे हैं, क्या आपने किसी शंकराचार्य को भी या आपने किसी धार्मिक संगठन के, सभी धार्मिक संगठनों के आप नेताओं को बुलाइए ना। स्टेटहुड तो सिर्फ ग्रैंड मुफ्ती की डिमांड नहीं है, वो तो किसी शंकराचार्य की भी होगी, वो किसी सिख जो प्रबंधक कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनकी भी होगी। लेकिन जब आप संगठनों को बुला रहे हैं तो आप फिर चॉइस बराबर रखिए। ऐसा इसमें एक चीज और है, जो एक नाम आपने पढ़ा ना इसमें, जो आप अपनी पार्टी के जो अपनी पार्टी की जो चेयरमैन है, क्या अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा कि जब मैंने ये कहा था स्टेटहुड को लेकर, तो तब उमर अब्दुल्ला और उसके पिता कहते थे ये कि दिल्ली का एजेंट है। तो कहता आज खुद इसके ऊपर सबको बुला रहे हैं, तो दिल्ली के एजेंट कौन है, ये हैं या मैं हूं? उन्होंने भी इसका विरोध किया है और मुझे लगता नहीं है वो जाएंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो मांग है सबसे पहले मैंने कहा था। देखिए बात बिल्कुल सही है, जिस तरह पवन जी कह रहे हैं, अल्ताफ बुखारी पवन जी जब अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी अनाउंस नहीं हुए थे, अल्ताफ बुखारी ने कहा था एक ग्रुप बनाकर दिल्ली जाकर दिल्ली से मिलना चाहिए। हाँ। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इनकार किया था कि ये केंद्र का प्रेरोगेटिव है, केंद्र देगा। और आज उसी केंद्र के खिलाफ आप धरना देने दिल्ली जा रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन का जो मानसून सेशन है उसकी शुरुआत 21 जुलाई को हो रही है वहां पर, और आप इकट्ठे किसको कर रहे हैं? आप देखिए आप किस तरह की सूची तैयार कर रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज क्लियर है, मैं उस चीज के ऊपर कड़ी आपत्ति भी होगी। ठीक है, आप उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करना, ये उन्होंने पहले से ही अनाउंस किया था जी। आपने लोगों को इनवाइट किया, अखिलेश यादव को किया, सोनिया गांधी को किया, उद्धव ठाकरे को किया, जम्मू कश्मीर के नेताओं को किया, लेकिन आपने एक सेपरेटिस्ट लीडर को इनवाइट करके ये बता दिया कि उस मंच के ऊपर जो जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, जो आजादी की बात करते थे, आप उनके सपोर्टर हुए। फिर आप उनकी कुर्सी भी लगवा रहे हैं फिर उनके सपोर्टर हुए ना, तो फिर जम्मू कश्मीर की जनता कैसे डिसाइड करेगी कि हमें राज्य का दर्जा जो है ऐसे लोगों के साथ बैठने से भी मिल सकता है। और बड़ी बात यह है बाबू जी इसमें कि अगर आप इसको एक पॉलिटिकल मंच देना चाहते हैं तो आप जिनको लेटर्स लिख रहे हैं उनके साथ मुझे लगता है आपको एक बैठक करनी चाहिए थी। जैसे आपने एक बैठक कश्मीर में किया, आप एक जम्मू में करते, आप सभी को इनवाइट करते और फाइनल डिसाइड करते कि कौन कौन आपके साथ आना चाहता है। और अगर आप रिलीजियस संगठन को लेना चाहते हैं साथ में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आप हिंदूज को, सिख को, ईसाइयों को भी दरकिनार कर सकते हैं। फिर आप सभी धर्मों से नेता को बुलाइए, धार्मिक नेताओं को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि स्टेटहुड पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। बेसिकली ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था कश्मीर के अंदर, अपना पीडीपी का तो है कि खोई हुई अपनी जो लोगों के अंदर विश्वास था वो वापस लेनी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो ज्यादा कब्जा ना कर दे, इसलिए ग्रैंड मुफ्ती को बुलाया गया ताकि एक धार्मिक नेता भी हमारे साथ वहां मंच पर होंगे। हालांकि जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनके ऊपर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, वो रिलीजियस लीडर हैं, उनको लोग मानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप उसी तरह किसी गुरुद्वारे के ग्रंथी सीनियर को ले लेते, आप किसी हिंदू संगठन के भी ले सकते थे, आप किसी बौद्ध को ले लेते, ईसाई को ले लेते। अगर आप इस तरह से धार्मिक आधार पर आप आंदोलन में लोगों को शामिल करना चाहते हैं, पॉलिटिकली आपका सेटअप ठीक है। हालांकि इसमें आप लोगों ने ये भी कहा है कि हमने बहुत से व्यापारी जो हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ बैठकें भी की हैं, उनको भी शामिल कर रहे हैं। क्या उन लोगों से ये सलाह की गई कि हम एक सेपरेटिस्ट लीडर को भी बुला रहे हैं? अब बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे बयान निकलने शुरू होंगे। अभी तो लिस्ट जारी हुई है कि इनको चिट्ठियां जाएंगी, लेटर्स जाएंगी। अब देखना यह होगा कि जैसे पवन जी बता रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी ने विरोध किया है और बीजेपी ने ओपन कर दिया कि वो नहीं जा रहे, तो 52 में से 2 तो सीधे सीधे कम हो गए। अब देखना यह होगा कि कितनी नेशनल पार्टियों के नेता इसमें शामिल होने के लिए हामी भरते हैं, जब उन्हें यह पता चलता है कि इसी
धरने पर मौलवी उमर फारूक जो अलगाववादी नेता है कश्मीर के, उनको भी बुलाया जा रहा है। और फिर कश्मीर के कितने नेता इसमें आना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं जो धरना स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाना था, वो धरने से पहले ही सियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसमें हर्षदेव सिंह का नाम है। हाँ। हर्षदेव सिंह जो जम्मू की आवाज माने जाते हैं, वो जम्मू के मुद्दों को उठाते हैं जी। अब सवाल ये है कि वो भी इस पक्ष में हैं, क्या स्टेटहुड मिलनी चाहिए? वो तो हमारे कैमरे पर उन्होंने साफ कहा था कि ये हमारा स्टेट का जो फ्लैग था, जहाँ स्टेट का जो हमारा अपनी एक राज्य था, जो राजाओं महाराजाओं की इजाजत थी, हाँ, तो आपने उसको खत्म किया, वो मिलना चाहिए। क्या वो उस मंच को शेयर करेंगे? वही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है पवन जी की जम्मू कश्मीर के कितने नेता एग्री करेंगे। मुझे लगता है सजाद गनी लोन भी उस स्टेज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सजाद गनी लोन पहले ही कह चुके हैं कि उनके पिता भी अलगाववादी नेता थे, मगर उन्होंने मेन स्ट्रीम चुनी, वो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया चुनी। तो आखिर वो नेता जो आज भी अलगाववाद में यकीन करते हैं, उनके साथ ही कैसे मंच शेयर करेंगे? हालांकि सजाद गनी लोन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, मंत्री भी रहे जब पीडीपी के साथ सरकार थी, लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और लोग कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और भी लोग, और ये 52 की सूची में कितने लोग हामी भरते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो चिट्ठियां लिखी गई हैं, इनको लेटर्स भेजा गया है, इनविटेशन भेजा गया है। इनविटेशन एक्सेप्ट करना ना करना उस नेता पे डिपेंड करता है, और कितने नेता इसमें शामिल होंगे ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर उससे पता लगेगा कि ये धरना जो स्टेटहुड के लिए है, ये वाकई में स्टेटहुड को लाने के लिए है या जम्मू कश्मीर में नई सियासी सरगर्मियां बनाने के लिए। देखिए 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए। जब स्टार्ट में सरकार बनी थी, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब अमित शाह जहां पर आए थे और मोदी आए थे, तो उनके साथ मंच पर बैठे थे, तो उनको पता था कि शायद ये लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड हम बहुत जल्दी देंगे। बिल्कुल। तो यही उमर अब्दुल्ला उस समय तारीफों के पुल बांध रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मिलेगा, सेंटर ने कहा है। लेकिन आखिर अब आंदोलन के लिए आपने राह चुन ली है, ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक सेटअप में आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। आपने लोगों को इन्वॉल्व भी किया, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों को भी बुला रहे हैं, एक अच्छा मैसेज जा सकता है। लेकिन इसी बीच में आप एक ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर को बुलाते हैं जिसमें लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद बीजेपी का रिएक्शन आ जाता है, तो सेंटर का क्या रिएक्शन रहेगा दीपक, वो देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है और बीजेपी ने सवाल उठा दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि आपने हमें चिट्ठी लिखी और साथ में ही आपने चिट्ठी लिखी अलगाववादी नेता को। तो जिस मंच पे अलगाववादी नेता होंगे जिनने कश्मीर में खून बहाया, हड़तालें की, पत्थरबाजी कराई, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा केंद्र सरकार इस धरने को लेकर क्या रुख अपनाती है, क्या उनका जवाब आता है, और फिर धरने तक ये पता चलेगा कि कितने नेता इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े दिखते हैं। तो आज की खास चर्चा में यही। आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में स्टेटहुड के लिए धरना देने जा रही है या नई सियासत शुरू करने जा रही है? और क्या अलगाववादी नेता को इनवाइट भेजना स्टेटहुड के लिए जेन्युइन है या नहीं? जरूर कमेंट करके बताइए, शेयर करिए।